Hello, students and listeners. I am Akash Srivastava, your English subject expert. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. To find regular updates of our channel, please like and subscribe us. To achieve everything in a better way in English, you have to understand and revise it more and more. Let's start. Okay, students, welcome to Poetry section, chapter first, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Students, now I am going to start this chapter. This chapter is written by Robert Frost. First, we have to study about Robert Frost. Who is Robert Frost? Robert Frost was an American poet. ये कौन थे? ये अमेरिकन पोएट थे. Okay. He is highly regarded for his realistic डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ. ये नॉर्मली रूरल लाइफ के बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हिज वर्क फ्लुएंटली इम्प्लॉयड सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन अर्ली 20th सेंचुरी. मतलब इनका जो वर्क था स्पेशली कहाँ पे था? सेटिंग था रूरल लाइफ में. कहाँ पे? इंग्लैंड में 20th सेंचुरी की शुरुआत में या फिर उससे पहले. ही यूज्ड देम एंड एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स. इन्होंने क्या किया? अपनी पोएम में, अपनी चीज़ों में नॉर्मली सामाजिक और फिलोसॉफिकल चीज़ों को लोगों के सामने रखा, दार्शनिक चीज़ों को लोगों के सामने रखा. ही रिसीव्ड 4 पुलिंजर प्राइज़ फॉर पोएट्री. इनको 4 पुलिंजर प्राइज़ मिले पोएट्री के लिए. एंड अवार्डेड, और इनको अवार्ड सम्मानित किया गया किससे? कांग्रेस गोल्ड मेडल से 1960 में. किसके लिए? इनके राजनीतिक वर्क के लिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं. 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. 2 रोड्स मतलब 2 रास्ते. डाइवर्स्ड का मतलब डिवाइडेड, मतलब अलग अलग होना. इन अ येलो वुड मतलब कि ऑटम सीजन में जो पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं तो पूरा का पूरा जो जंगल होता है वो कैसा दिखने लगता है? पीला पीला दिखने लगता है. तो ये कहा गया पतझड़ के सीजन में जब जंगल पीला हो जाता है तो येलो वुड बोला गया उसको. तो ऑथर खड़ा है एक ऐसे दोराहे पर जहाँ पर 2 रोड्स डाइवर्स्ड, दोनों रास्ते अलग अलग गए हुए हैं. येलो वुड मतलब जो है पीले घने जंगल की तरफ. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और ऑब्वियस सी बात है कि ऑथर कभी भी 2 रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता, तो वो एक ही रास्ते पर जाएगा. इसीलिए वो क्या कहता है? एंड सॉरी, मुझे क्षमा करिएगा, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. अब आई स्टूड का मतलब हो स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड मतलब और मैं चलने वाला हूँ एक रास्ते तक जो मुझे क्या लेकर जाएगा? एक लंबे रास्ते तक लेकर जाएगा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और एंड लुक डाउन वन, और मैं एक रास्ते को उस जगह तक देख सकता था जहाँ तक वह जा सकता है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. अब बेंट का मतलब क्या होता है? मोड़ होना या फिर उस जगह से मुड़ जाना. टू वेयर जहाँ पर वह रास्ता जाकर मुड़ता है. इन द अंडर ग्रोथ मतलब एक छोटे छोटे प्लांट या छोटे छोटे बुसी जगहों से होते हुए घूम जाता है. चलिए आते हैं नेक्स्ट पे. देन टुक द अदर, जब मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ. एज जस्ट एज फेयर. अब अगर एक रास्ते को आदमी छोड़ेगा तो वो दूसरे रास्ते पर जाएगा, तो वो उनको क्या लगा कि ये दूसरी रास्ता, शायद हो सकता है कि मेरा पहला रास्ता अच्छा चॉइस ना हो तो मैं दूसरा रास्ता लूँ. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इसके लिए मैं क्या कर सकूँ? पहले से अच्छा मैं दूसरे को क्या कर सकूँ? बता सकूँ. तो बेटर क्लेम का मतलब हो गया मोर अपीलिंग, मतलब ये रास्ता इससे ज़्यादा अच्छा है अगर मैं सोच कर जाऊँ. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. वांटेड वियर का मतलब अगर हम देखें तो वांटेड वियर का मतलब होता है नॉट ट्रैवल्ड. नॉट ट्रैवल्ड का मतलब जिस पर कभी चला भी ना गया हो. तो एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद इसके लिए मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रास्ता होगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह घास का था. एंड वांटेड वियर, और इस पर कभी चला भी नहीं गया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जो शायद यहाँ इस जगह से होकर मुड़ जा रहा था. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जो क्या लग रहा था? हैड वॉर्न देम
जो उसको क्या कर रहा था, बना के रखा हुआ था कि यह रास्ता ऐसा ही है हमेशा से, मतलब इसमें कभी कोई चला नहीं, इसलिए हमेशा से इसमें क्या है, ग्रासी प्लेस बना हुआ है। आगे आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ का मतलब टू रोड्स हो गया, दोनों रास्ते क्या हैं, एक दूसरे के बराबर से जाने वाले हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडेड ब्लैक, अगर मैं दूसरे रास्ते को लेता हूँ तो इस पे क्या है, इन लीव्स, इसमें कोई पत्ते, हैड ट्रॉडेड ब्लैक, कोई भी पत्ते पीले नहीं थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आई केप्ट मैं रखूँगा, फर्स्ट ये पहले घने रास्ते को जिसमें छोटी छोटी घासें हैं, अगले दिन के लिए। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, एक रास्ता जो दूसरे रास्ते को जाता है। येट नोविंग हाउ वे लीड्स टू वे, मतलब जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो जिस रास्ते से मुड़ा है तब मैं जान पाऊँगा कि यह रास्ता मुड़ने के बाद किस रास्ते को जाता है। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम, आई डाउट मतलब मुझे क्या होगा, मुझे आशंका होगी या फिर संकित होऊंगा कि मैं, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं उस रास्ते पर जाने पर क्या कर पाऊँगा, दूसरे रास्ते पर जाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं यह सब कहना चाहता हूँ कैसे, बहुत ही साई उसके साथ, साई मतलब कि परेशान होते हुए, एक लंबी ब्रीथ लेते हुए। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब एक रास्ते पर चलने में लोगों को बहुत समय लग जाता है आदमी को, और वह दूसरे रास्ते पर चलने को सोचता है लेकिन वह दूसरे रास्ते पर चल नहीं पाता है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, जीवन के इस रास्ते में दो रास्ते क्या हो जाते हैं, आदमी एक रास्ते पर चलता रहता है और दूसरे रास्ते पर नहीं चलता। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, और मैं उस रास्ते को चुनता हूँ जो कम चला गया है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जो क्या करता है, इन सब चीज़ों के अंतर को ख़त्म करता है। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि आदमी की लाइफ में दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता जो हर व्यक्ति उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ता है, और दूसरा रास्ता जिस रास्ते पर हर व्यक्ति नहीं चलता। उन रास्तों पर चलने के लिए क्या चाहिए होता है, आदमी को अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं कि हम उस रास्ते पर जाएंगे तो कैसा होगा। वह रास्ता जो घने झाड़ों से भरा हुआ था, सिर्फ उस पर पीली पीली पत्तियां पड़ी हुई थी जिस पर कभी किसी ने चला नहीं था, वह रास्ता एक नया रास्ता था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस रास्ते को न लेकर उस रास्ते को चुना जिस रास्ते से उसको क्या मिलता, जो हर व्यक्ति चलता था। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, मतलब दो रोड थी जो एक दूसरे से अलग हुई थी, वह दोनों रास्ते पर तो नहीं चल सकता था, इसलिए उसने क्या किया, एक रास्ते को चुनने की कोशिश की जो रास्ता कुछ दूर आगे जाके मुड़ गया था। उसने सोचा कि अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो दूसरा रास्ता कैसा होगा, लेकिन जो रास्ता उसको दूर तक दिखाई दे रहा था, उसने उस रास्ते को देखा कि वहाँ पर दूर तक घास ही घास थी और वह रास्ता आगे जाकर मुड़ गया था। और वह रास्ता अगर वह लेता है तो वह रास्ता क्या करेगा, उसको कुछ दूर ले जाकर उसको क्या कर देगा, मोड़ देगा। तो वह दोनों रास्ते को तो बराबर तो ले नहीं सकता, कुछ दूर जाने के बाद उसको मुड़ना पड़ता है, इसलिए उसने दूसरे रास्ते को भी चुना। और उसने सोचा कि आज मैं इस रास्ते पर चलूँगा तो मैं यहाँ तक जाऊँगा और हो सकता है मैं दूसरे रास्ते को न चुन पाऊँ, इसलिए मुझे इस रास्ते को चुनकर देखना चाहिए कि यह रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा। एक रास्ते पर जाने पर आदमी को दूसरे रास्ते पर डाउट ज़रूर होता है, इसलिए वो परेशान था कि अगर मैं इस रास्ते को चुनता हूँ तो दूसरे रास्ते से जिससे मुझे दूसरा एडवांटेज मतलब फ़ायदा मिल सकता था, वह फ़ायदा मुझे इस रास्ते पर चलकर शायद न मिले। एज एल बी टेलिंग दिस असाई, मतलब मैं इसको कैसे बहुत संकित चीज़ों को सोच कर कि मैं एक रास्ते पर जाऊँगा तो दूसरा रास्ता मुझे कैसा मिलेगा। तो एक रास्ता दूसरे रास्ते पे डाइवर्ज नहीं होता है, यह रास्ते एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो लेखक ने कहा कि यह लेखक का नॉर्मली सोचना था कि यह जीवन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आदमी जब भी कभी कोई निर्णय लेता है तो उसको जीवन में लाख निर्णय बताया जाए, लेकिन उसको एक निर्णय अपना लेना होता है कि उस निर्णय को लेकर वह जीवन को बनाएगा कि बिगाड़ेगा। आदमी के कुछ समय के निर्णय ही आदमी के पूरे जीवन के निर्णय को निर्धारित करते। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम The Road Not Taken. The road not taken is that human beings are confronted with
and defined by the choices they make. The main idea of the poem is that the speaker is confronted with this fork in the road and must make a choice as to which road to take. The speaker can only choose one path and must abide by that choice. The theme of the poem is that human beings are defined by the choice they face and the choice they make. While we might wish to avoid these choices, the speaker tells us that we are unable to avoid the agonizing element of choice. There can be little to alleviate this burden from us. We face the fork in the road and must choose. In the final analysis, the poem indicates to us that the main theme of our choices must also be that we are content with them. The last line of the poem indicates this in terms of speaker realizing that the choice he made have made all the difference. It seems to me that this read on the end indicates that regardless of what our choices are and our decisions, it seems to me that this read on the end indicates that regardless of what our choices are and our decisions, they are our and we must take ownership of that fact. Okay students, I hope you can understand the central idea of this poem completely. Okay students, I hope I will give you a complete lecture about this and you will understand it clearly. To understand it more and more, you have to revise these chapters very well. Okay students, goodbye.